वर्क एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिज्म, चैप्टर 7, एक्सप्लोरेशन बुक, क्लास 9th। ठीक, वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमें, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी के यानी मस्कुलर एनर्जी की हम बात करें, मस्कुलर वर्क की बात करें, तो हमें एनर्जी किसका सोर्स क्या है? फूड है। अगर एक फैन है, फैन को की ब्लेड्स को अगर रोटेट कराना है, घुमाना है, तो उसके लिए एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। व्हीकल है, व्हीकल को रन करना है तो आपके लिए क्या फ्यूल डलवाना जरूरी है, यानी कि पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी इस फ्यूल को यूज किया जाए, ठीक है, ताकि इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर सके। और वो एनर्जी से क्या होगा? ये वर्क करेगा, यानी कि मूव करेगी। अब जो वर्क है वो हम साइंस के टर्म में और ज़्यादा डिफाइन करके और अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे के सॉल्व किए जाते हैं, इसके डेफिनेशन कैसे किए जाते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। देखो, कांस्टेंट का मतलब पहले भी बताया है, जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो। ठीक है, चलो अब ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया है इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देखो, आप क्या देख रहे हो? आपको 4 सिचुएशन दिए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, हर एक जगह आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे जो है वो आटे का एक बैग रखा हुआ है। ठीक है, जो व्हीट फ्लावर होता है उसका एक बैग रखा हुआ है, जिसका वेट कितना है? 5 kg। ठीक है, मास जो है वो उन्होंने 5 kg दिया है। बी सिचुएशन में 3 अलग अलग बैग रखे हुए हैं। ठीक है, सेम वेट के 5 kg के। यहाँ पर सी सिचुएशन जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर 3 बैग को एक कंबाइन करके स्टैक बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसे बांध के रखा हुआ है, और तीनों का वेट कितना होगा अगर कंबाइन करोगे? तो ऑब्वियस है वो भी 5 kg करके टोटल आपका हो गया यहाँ पे 15 kg। और यहाँ पे फिर एक सिंगल बैग रखा हुआ है। अब सारी सिचुएशन में हम कितना वर्क कर रहे हैं हमें वो देखना है। देखो, इस बैग को जब मैं यहाँ से यहाँ उठा के लेके गई हूँ, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस तक अगर इसे कोई लेके जाता है तो वो W वर्क करता है। ठीक है, बस आपको टर्म्स में समझना है, कितना काम कर रहा है वो? W काम कर रहा है। लेकिन अगर वो 3 बैग्स को एक एक करके लेके आता है 1 मीटर की हाइट पे, कि पहले पहला बैग ले गया, फिर दूसरा बैग ले गया, फिर तीसरा बैग ले गया, ऐसा करने पर जब वो वर्क कर रहा है तो उसका वर्क कितना है? पहले से 3 टाइम्स, यानी 3 गुना ज्यादा। ठीक है, अब जब अगला एक काम करता है कि क्या तीनों को एक साथ उठा लूं, तो क्या ज्यादा काम ना करना पड़े? नहीं, तीनों को एक साथ उठा के भी लेके गया तब भी उसका जो वर्क था ओवरऑल, ठीक है, वो कितना आया? वो 3 गुना ही आया पहले वाले के मुकाबले। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है डी वाला, डी वाले में एक ही है। अब इसे क्या करा है? ये हाइट 3 मीटर तक लेके गया है। ठीक है, 1 2 एंड 3 मीटर की हाइट पे लेके गया है, तब भी इसे टोटल वर्क कितना करना पड़ रहा है पहले वाले के कंपैरेटिवली? अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा काम 3 गुना हो रहा है। एक एक करके लेके गए हैं 3 चीजों को तो भी 3 गुना हो रहा है, और अगर तीनों को इकट्ठे भी लेके जा रहे हैं तो भी हमें काम 3 गुना करना पड़ रहा है। चलिए, अगर इसे मशीन की भाषा में कहें कि अगर कोई मशीन जो है वो एक बैग को उठाने में W काम कर रही है, ठीक है, मतलब कि ये समझ लो कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल उसमें आपको डालना पड़ रहा है। अगर आप 1 लीटर यहाँ पे फ्यूल यूज कर रहे हैं तो 3 बैग्स को उठाने के लिए यहाँ पर आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेम तीनों बैग को एक साथ उठाने के लिए 1 मीटर की हाइट से उस मशीन से, तब भी आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। और उसी में से एक सिंगल 5 kg के बैग को आपको 3 मीटर की हाइट पे उठाने के लिए भी आपको 3 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल यानी कि एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी समझ लीजिए, या फिर आप कैपेसिटी टू डू अ वर्क। ठीक है, तो यह वर्क समझ लीजिए। हर किसी केस में क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या? पहला कि वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क जो है हमारा फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बैग पे फोर्स F लग रहा है। ठीक है, हर एक बैग पे कितना फोर्स लग रहा है? इक्वली F लग रहा है। तो पहला तो हमारा फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपकी हाइट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सेम हाइट होती है तो अब आपका अलग आ रहा है, और अगर एक ही बैग को, ठीक है, ऊपर की यानी ज्यादा हाइट पे हम सिंगल बैग ही ले जा रहे हैं, तो हमारा वर्क कितना हो जाना? हमारा वर्क फिर से 3 गुना हो जा रहा है। तो दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद हम लिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर लेके जा गए। अगर हम वर्टिकली लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक सिचुएशन जहां वर्टिकली ले जा सकते हो, और अगर आप नीचे पुश कर रहे हो तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो या तो आप हॉरिजॉन्टली लेके जाओ या तो आप वर्टिकली लेके जाओ। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इन 2 चीजों पर आपका वर्क डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि भाई वर्क आपको पता चल गया, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर देखो, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा है। ठीक है,
ये आपका बॉक्स है, बॉक्स को पुश किया जा रहा है किस फोर्स के साथ, एफ फोर्स के साथ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यानी कि ये पोजीशन से ये पोजीशन का स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो दोनों के केस में जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ इंटू, ठीक है, फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन में आप कर सकते हो, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये वर्क को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आता है इसकी SI यूनिट क्या होती है। देखो, जब हम वर्क पढ़ते हैं, वर्क का क्या है, F इंटू एस। ठीक है, फोर्स की SI यूनिट आपने क्या पढ़ी थी, न्यूटन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एस यहाँ पे क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है, लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं, मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर विच इज इक्वल टू जूल। तो वर्क की SI यूनिट क्या होगी, जूल। अब इसमें आपको आ सकता है कि डिफाइन 1 जूल। क्या आएगा, डिफाइन 1 जूल वर्क क्या होता है, आप इसको डिफाइन करोगे। देखो 1 जूल वर्क क्या होगा, जब इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जब मेरा फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन का होना चाहिए और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर का। तो 1 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना। तो 1 जूल कब होगा, जब फोर्स भी 1 हो और डिस्प्लेसमेंट भी 1 हो। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 जूल को आपने कैसे डिफाइन करना है भाई, कि यहाँ पे 1 न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, और 1 मीटर जो है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो 1 जूल इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। कि ऑब्जेक्ट को मुझे 1 मीटर डिस्प्लेस करना है और जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसकी वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, आप न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर को हम 1 जूल कहते हैं। एक और यूनिट है अगर कन्वर्जन में आप देखोगे इसकी, कि आप न्यूटन क्या होता है, फोर्स। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। ठीक है, बट यहाँ पर ए क्या है, एक्सेलरेशन जो है उसे हम g के बराबर मानेंगे, क्योंकि वेट जो होता है वो, ग्रेविटी जो होता है वो नीचे की तरफ लगती है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन जो बॉडी का वेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो m इंटू जी। ठीक है, तो मास के लिए आप क्या यूज करते हो, kg, और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ग्रेविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, न्यूटन की, यानी फोर्स की। ठीक है, तो न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, मीटर से, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, तो आप इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो, kg इंटू, अब 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, 2 मीटर हो गए। ठीक है, और पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो kg मीटर स्क्वायर बाय पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम ग्राफ में देखते हैं। देखो ग्राफ जो दिया हुआ है, हमें क्या प्लॉट किया हुआ है, फोर्स प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें फोर्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये कह रहे हैं, ये जो इसके अंदर का आप एरिया निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्क डन है वो कितना हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये शेप आपको जो दिख रही है वो रेक्टेंगल शेप है। यहाँ से आपको क्या लेना है, आपको एक साइड लेंथ ले लेनी है और एक साइड ब्रेथ लेनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप क्या निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, L इंटू बी। अगर आप इसे अपना L मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, तो L कितनी जा रही है मेरी 10 और B की वैल्यू कितनी है 1, तो टोटल कितना आ गया 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किसके होता था, ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, 10 जूल। और जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये देखिए L जो है वो आपका फोर्स को बता रहा है और जो आपका B है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो F इंटू एस क्या होता है, वर्क ही तो होता है। चलिए, तो अब तक हमने पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम साइंस के टर्म में पढ़ेंगे कि वर्क डन जो होता है वो जीरो कब होता है। ठीक है, देखो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो या तो आपका फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। इन दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या था,
when 0 is multiplied with a number the result is 0। तो यानी कि हमारा वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। अब हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें कि हमारा वर्क डन में डन हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ये बॉय है, ये बॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी इस तरह से बॉल को पुश करोगे तो क्या होगा, ठीक है, आप फोर्स तो लगा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, पर क्या बॉल अपनी जगह से हिल सकती है? नहीं, बॉल नहीं हिलेगी। नहीं हिलेगी तो इसका मतलब क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है, 0। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो आपका F इंटू 0 क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0। तो वर्क डन आपका इस केस में कितना हुआ, साइंटिफिकली आपका वर्क डन 0 हुआ। देखो, मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है तो हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो खर्च हो रही है तो इसका मतलब काम हो रहा है, बट साइंटिफिकली यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है उस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट या मोशन नहीं है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक गर्ल है, ये एक बॉक्स को कैरी करके जा रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो वर्क आप किसी सामान को अगर कैरी करते हो, ठीक है, जैसे ये इसने इस बॉक्स को कैरी करा है जो भी हैवी है, लाइट है, तो इसने फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ। ठीक है, कैरी करने के लिए किसी चीज को हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अगर हम मूव कर रहे हैं तो साथ साथ बॉक्स भी कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है, मोशन सामने हो रहा है और फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। जब ये केस होगा, ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में। तो इस केस में भी साइंस के अकॉर्डिंग आपका वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आपने दो केसेस देख लिए, या तो आपका फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए कि आप भाई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। दूसरा, आपने फोर्स तो अप्लाई किया बट बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, उस केस में भी मेरा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। थर्ड, आपने देखा कि आप किसी चीज को कैरी कर रहे हो, कैरी करने में आपका फोर्स लग रहा है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, और आप मूव भी कर रहे हो, साथ साथ वो बॉक्स भी जिस चीज पे आपने फोर्स लगाया वो भी मूव कर रहा है, बट वो दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल में है, यानी अप्लाइड फोर्स और उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इस केस में भी साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब एक बार तो हमारा वर्क डन 0 हो गया। नेक्स्ट में क्या है, क्या वर्क जो हमने वर्क डन करा है वो साइंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस किस टर्म को ध्यान में रखना, तो देखो, अभी हमने पढ़ा है कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है, जो हमारा फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, तो हमारा वर्क डन क्या कहलाता है, 0। ठीक है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव किस केस में होता है, पॉजिटिव हमारा तब होगा अगर मान लो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया गया, तब हम क्या कहेंगे, हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। राइट, जैसे इस केस में देखो, यहाँ पर ये मैन है, ये क्या कर रहा है, ये व्हील चेयर को पुश कर रहा है। ठीक है, व्हील चेयर को पुश करने की वजह से व्हील चेयर कहाँ मूव करेगी, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दोनों की दोनों आपकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, वर्क क्या हो रहा है हमारा, पॉजिटिव हो रहा है। आपने अपनी बुक में ऐसे साइड में या फिर ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं इसको अंडरलाइन कर दे जाओ, ताकि आपके जब फाइनल एग्जाम में आपको सारे टर्म ये अच्छे से याद रहें। बस आप अपनी बुक खोलेंगे, रिवाइज करेंगे और आपके सारे टर्म एज इट इज आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्क डन हमारा नेगेटिव कब होता है, वर्क डन हमारा नेगेटिव तब होगा, मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और जो मोशन था यानी कि ऑलरेडी बॉडी मूव करके आ रही थी किसी डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से, और मैंने फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश की। मोस्टली ये वाला जो नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है और मोशन की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हम क्या कहेंगे, वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, तो हमने उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑलरेडी मूव करके आ रही थी उस पे फोर्स लगाया ताकि हम उसे रोक सकें। ठीक है, ये ऑलरेडी मोशन में आ रही थी, मूवमेंट में थी, मोशन में थी। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करते हुए आ रही थी, हमने इसे रोकने के लिए क्या करा, फोर्स लगाया।
ठीक है। तो जो हमने फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया वो कैसा फोर्स जो हमने लगाया है ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है इस बॉल पर, वो वर्क डन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। जैसे ये गोलकीपर है, ये बॉल को स्टॉप करे तो बॉल ऑलरेडी मोशन में है, वो आ रही थी, ठीक है ना, मूव करके, और गोलकीपर क्या करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसे रोकने के लिए। तो ये जो वर्क डन हुआ इस बॉल के ऊपर वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और इस केस में जिसमें ये मैन इसको पुश कर रहा है व्हील चेयर को, और व्हील चेयर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यानी कि इसने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुई, तो इसे हम कहेंगे ये दिस इज पॉजिटिव वर्क डन एंड दिस वन इज नेगेटिव वर्क डन। आई होप कि आपको पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन ये तीनों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के बेस पे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं। हम जितने अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के अपने एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो ये टॉपिक है और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे इसमें 7.1 का एग्जाम्पल दिया है कि वाइल एक्सरसाइजिंग अ गर्ल लिफ्ट अ डंबल, ठीक है। एक लड़की जो है वो एक्सरसाइज करते वक्त डंबल को उठा रही है। चलिए मेरा डंबल इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन। देखो जब आप डंबल को उठाएंगे, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए उस लड़की की जगह आप खुद हैं। आपने डंबल को उठाया, उठाने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स की साइड लगाओगे, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। फोर्स जो आपका लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये डंबल ग्राउंड से उठ के आप अगर जो आपकी हाइट है पर्टिकुलर उस पे जाएगी, ठीक है। तो आपने जब इस डंबल को उठाया तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे, फोर्स आप भाई ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हो क्योंकि आपने डंबल को उठा रखा है अपनी हाइट तक, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ डंबल का, यानी कि यहाँ पे ये जीरो डिस्टेंस था, जीरो से इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया होगा एस डिस्टेंस पे, तो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में ना। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम वर्क डन क्या कहते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डंबल को उठाने में दोनों सेम डायरेक्शन में। एंड स्लोली लोअर्स इट डाउन। अब अगर धीरे धीरे जब आप इसको वापस नीचे छोड़ोगे तब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। जब आप अपने डंबल को ऊपर की हाइट से धीरे 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 नीचे रख रहे हो, ठीक है। तो जब आपने इसे नीचे रखना शुरू किया तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट कहाँ जा रही है आपकी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। लेकिन इसको फिर भी अभी भी उठाए रखने के लिए आपको फोर्स नीचे की तरफ एकदम से तो नहीं छोड़ रहे हो ना, आपने अभी भी फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो फोर्स लग रहा है मेरा ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे नीचे उतारते वक्त जो मोशन मूवमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ। तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स ऊपर, मूवमेंट नीचे, तो मैं क्या कहूंगी, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। आई होप कि आपको और अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इन्होंने। While saving a goalkeeper hand moved back by 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मान लीजिए गोलकीपर का हाथ है, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि मेरा इतना अच्छा नहीं है ड्रॉ करना, तो फिर और ये आपकी फुटबॉल आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वाइल सेविंग आप गोल को सेव करना है नेट से गोलकीपर ने, तो क्या कह रहा है, हैंड को वो पीछे की तरफ लेके आ रहा है। कितना पीछे लेके गया वो 15 सेंटीमीटर अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। हाथों को पीछे ले जाने का रीजन यही होता है कि बॉल से जब वो इम्पैक्ट आएगा वो कम होगा और उसको चोट भी हाथों में कम लगेगी, ठीक है। वाइल अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। अब जब ये हाथों को पीछे की तरफ अपने मूवमेंट लेके मोशन में लेके गया तो उसके बाद फोर्स कितना लगाएगा ये, 200 न्यूटन, इतना फोर्स वो अप्लाई करेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर। देन हाउ मच वर्क डिड द गोलकीपर डू ऑन द बॉल ऑन स्टॉपिंग इट। तो अब गोलकीपर ने कितना अपना जो है वर्क डन किया होगा इस बॉल को रोकने के लिए। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है, मेरी आदत है हमेशा पहले गिवन चीजें लिखने की। तो फोर्स लिखो आपका 200 न्यूटन, ठीक है। ये न्यूटन में दिया हुआ है तो आपको कुछ भी चेंज करने की, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दिया है, यानी मोशन जो हुआ है वो 15 सेंटीमीटर का हुआ है। देखो सेंटीमीटर में हम यूनिट नहीं लेते, हम मीटर में लेते हैं, तो इसे कन्वर्ट करो, 15/100 करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.15 मीटर, राइट। इतना आपका ये डिस्टेंस आ गया, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 0.15। फोर्स आपको पता है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है आपका, F इंटू एस। अब देखो
हाथों को इन्होंने पीछे की तरफ लिया था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स ये कहाँ लगा रही है, बॉल को रोकने के लिए आगे की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फोर्स हमारा आ गया 200 और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा, -0.15। मल्टीप्लाई करो, 15 टू जा 30। ठीक है, 2 जीरो लगा लो और एक 2 के बाद आपको डेसिमल लगाना है। कितना है आपका आंसर, 30 जूल। तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, 30 जूल। आपको ये याद रखना है, फोर्स आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स आप हर बार पॉजिटिव ही लेके चलोगे, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वर्क डन हमारा जीरो कब होगा, जब या तो हमारे फोर्स की वैल्यू जीरो दी हो, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो। और अगर हम डे टू डे एग्जांपल में देखें, तो जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, बट हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, बायोलॉजिकली यहाँ पे वर्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वॉल मूव नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, जीरो था। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि और कौन सा केस होता है, वर्क डन जब जीरो होगा, जब हम किसी भी सामान को कैरी करते हैं जिसमें कि हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब भी हमारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो वर्टिकली हो, ठीक है, या फिर वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली है। किसी भी केस में बस आपको ध्यान देना है और बस ये देखना है कि आपका फोर्स क्या लग रहा है। आप इस तरह से छोटे छोटे एरो बनाएंगे, आपको ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन करिए, और जो नहीं आता वो आप मुझे डीएम करिए। पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर मान लो कि किसी रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच करा एट इट्स टू एंड, और यहाँ पर आपने कुछ कॉइन स्टैक करके रख दिए। जैसे ही आप इस रबर बैंड को हटाओगे तो आप क्या देखोगे, कॉइन क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जस्ट लाइक स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट में क्या होता है, एक रबर बैंड अटैच होता है, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और जैसे ही हम इस रबर बैंड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रिलीज होकर आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम अगर हम एक आर्चर की बात करें तो वो भी बो के स्ट्रिंग को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, जैसे ही उसे रिलीज करेगा तो ये जो बो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट के लिए जो फोर्स एक्सर्ट हुआ इनके ऊपर, ठीक है, तो फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये पर्टिकुलर आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जो वर्क डन आपका हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये किसी एनर्जी की वजह से, जब तक एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा। तो ये एनर्जी इनमें आई कहां से, ये ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर ये जो इलास्टिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, वापस जब आप छोड़ देते हो, उसे रिलीज कर देते हो, तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी गेन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी में कैपेसिटी है टू डू द वर्क। और क्या वर्क हो रहा है इसमें, देखो आपका जो स्टोन है या फिर जो भी आपने रखा है एम करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो बो है से एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रबर बैंड में कॉइन अगर मैं लगा के रखती हूँ, स्ट्रेच करती हूँ, रिलीज करती हूँ, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इन तीनों केसेस में काम हो रहा है, और काम करने के लिए मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सिर्फ मुझे इन रबर बैंड्स की शेप को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये चेंज ऑफ शेप जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, डीफॉर्मेशन। ठीक है, इस डीफॉर्मेशन की वजह से जो काम हो रहा है या काम करने के लिए एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि स्लिंकी की बात करते हैं या फिर हम रबर बैंड की बात करते हैं, अगर आप इसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, प्रेस करोगे, दबा दोगे, अगर एक बॉल रखी है तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, आपने अपने स्प्रिंग को प्रेस करा, एंड देन जैसे ही आप रिलीज करोगे तो आपकी बॉल कहाँ जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये मूव करने के लिए इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, इसने जो आपका स्प्रिंग था उसने अपनी एनर्जी रिलीज करी होगी ताकि ये अपनी शेप में वापस आ जाए। ठीक है, और इसी एनर्जी की वजह से इस बॉल में मोशन आया, मूवमेंट आई, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो अपनी शेप चेंज कर रहा हो, और जो उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिजिनल शेप है, उसको चेंज करने की वजह से, ठीक है, वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है, तो इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है, स्प्रिंग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। तो चाहे हम रबर बैंड की बात करें, चाहे हम स्प्रिंग की बात करें, जो भी इनके पास ऑब्जेक्ट जो इनके सरफेस से अटैच होगा और हम इनकी शेप को चेंज करेंगे, डीफॉर्म करेंगे, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे ताकि ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो इस शेप चेंज की वजह से जो एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहे हैं और नेक्स्ट जो उनके साथ ऑब्जेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में है उनमें मूवमेंट आ रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है और ये काम किया जा रहा है, तो इसके लिए जो एनर्जी बोलते हैं उस एनर्जी का नाम है आपका पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीफॉर्मेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है, डीफॉर्मेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी अपनी पोजेस करता है होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। एक और इन्होंने दिया है रेडी टू गो बियॉन्ड में। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो अगर आपको अपना स्लिंग के या मान लो कि अपना स्प्रिंग है उसको आपने खींचोगे खींचोगे तो आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग काफी टाइट होता है। और जैसे ही आप इस फोर्स को हटा दे रहे हो, ठीक है, जब आपने ये फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल जितनी उसकी लेंथ थी वो उसमें वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये लेंथ में वापस आने की कोशिश करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो इसका इंटरनल फोर्स है जो इस एक्सटर्नल फोर्स के रिलीज होने के बाद, ठीक है, ये इंटरनल फोर्स क्या कोशिश करेगा कि ये अपनी शेप में वापस आ जाए। तो ये इंटरनल फोर्स ही क्या पोजेस करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने पोजीशन पे रखा है और उसकी वजह से उनमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, यानी मोशन आना शुरू हो जाता है। जैसे हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, मैग्नेट्स में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कौन से पोल होते हैं, दो, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है। अगर आप सेम पोल्स वाले मैग्नेट को साथ साथ रख दें, यानी कि दोनों के, अगर इसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसका भी नॉर्थ पोल, ब्लू पार्ट दोनों का सामने रख दोगे, ठीक है, नॉर्थ पोल दोनों के सामने रख दोगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। और कभी कभी क्या होता है जब हम फन के लिए करते हैं ना, तो मैग्नेट क्या होता है अपने आप ही, हम कहते हैं ये देखो भाई, हम मेरी ये फर्स्ट कार है, ये मेरी सेकंड, और हम दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो वो मोशन कहाँ से आया, वो उनकी पोजीशन की वजह से आ रहा है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे की तरफ भागते हैं। ये सेम यही चार्जेस में भी होता है। ठीक है। चार्जेस में भी आपको दो टाइप के चार्ज, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे यानी कि या फिर दोनों नेगेटिव यानी कि लाइक चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो ये मोशन इनमें किसकी वजह से आया, इनके रिलेटिव पोजीशन की वजह से। ठीक है। तो एक और है, जैसे कि हम फ्रीली फॉल, अगर हम एक बॉल को, मान लो ये बॉल है मेरी, ठीक है, लेदर की बॉल है, आपको इसे होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स आपने किसके अगेंस्ट लगाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाया। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और जैसे ही इस फोर्स को आप रिलीज कर देते हो यानी हटा देते हो, तो क्या होगा, बॉल सीधा ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा है जिसकी वजह से बॉल सीधा नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। क्योंकि ये मैग्नेट की वजह से इनमें आपस में मूवमेंट आ रही है, तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं आपस में मैग्नेट में, इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। और चार्जेस एक दूसरे की तरफ लाइक अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका मैग्नेट में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर एक हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर अर्थ के सरफेस से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ये तीनों में ही आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से इनमें मूवमेंट यानी कि मोशन क्रिएट हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से था वहां से वो मूव करना शुरू कर रहा है। तो इस एनर्जी को, जो कि किसी रिलेटिव पोजीशन की वजह से हो, या फिर डीफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि या तो उसका शेप चेंज कर दो, ठीक है, या उसकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी या मूवमेंट क्रिएट हो रही हो, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे अर्थ से एक पर्टिकुलर, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं एक पर्टिकुलर हाइट पर रखूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन से फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आपने पढ़ा था कि अर्थ से एक हाइट पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो अर्थ और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ एज अ सिस्टम काम करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि बॉल का जो साइज है वो क्या है, इन्फिनाइटली स्मॉल है। मतलब अगर हम अर्थ के कंपैरेटिवली बॉल का अगर मास की बात करें तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हमें अर्थ की जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन बॉल जब फ्री फॉल होता है वो हमें इजिली ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये याद रखना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो बॉल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। तो अर्थ भी बॉल की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन अर्थ बहुत ज्यादा हैवी है, उसके मुकाबले बहुत मैसिव है, और बॉल उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल, मतलब इन्फिनाइटली इतनी स्मॉल है कि जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो अर्थ के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन बॉल इतनी ज्यादा अर्थ के कंपेयर में लाइट वेटेड है कि वो इजिली आप फ्री फॉल को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फ्री फॉल हो रहा है, एक हाइट से बॉल नीचे गिर रही है, तो इसमें जो एनर्जी पोजेस थी, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी कहलाती है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप पोटेंशियल एनर्जी किस पे पोजेस करें? देखो, अगर मुझे इस बॉल को एक हाइट पे रखना तो आपको होल्ड करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? इस बॉल के वेट के बराबर, राइट। और वेट के लिए आप क्या यूज करते हो? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, जहां पे जी क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम क्या होता है आपका? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही आपके किसके इक्विवेलेंट है? फोर्स, यानी कि जिस फोर्स से आपने इसे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा ये डिपेंड कर रहा है इसकी हाइट पे। जो मेरा वर्क डन हो रहा है, जो मुझे काम करना पड़ रहा है इस बॉल को इस हाइट पे रखने के लिए, वो किसके बराबर होगा? एक तो जितना उस पर फोर्स लगा रही हूँ, और दूसरा जो हाइट है वो क्या कहलाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट। एफ इंटू एस ही तो पढ़ते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि mg के इक्विवेलेंट आएगा, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि h आएगा। तो वर्क डन कितना हुआ मेरा? mgh। और वर्क डन किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। और हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी या शेप चेंजेस की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे शो करते हो? कैपिटल यू से। ठीक है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? किसमें आप इसको मेजर करते हैं? हम इसको जूल में मेजर करते हैं। तो सिमिलरली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी भी एसआई यूनिट आपकी क्या होगी? जूल। फील्डर जो है, ठीक है, वो बॉल को क्या कर रहा है? कैच करने के बाद उसे 200 ग्राम की बॉल, आपकी 200 ग्राम्स की बॉल है, और 10 मीटर हाइट पे उसने भाई कैच करने के बाद खुशी के मारे हवा में बॉल को उछाल दिया। कितनी ऊपर उछाला है? 10 मीटर। ठीक है, और बॉल का वेट कितना है? 200 ग्राम्स। आपको कभी भी अगर मास की बात की जाए या वेट की बात की जाए तो ग्राम्स में है तो उसको केजी में कन्वर्ट करो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से इसको डिवाइड करोगे, तो आपका मास कितना हो जाएगा बॉल का? 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, और हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? उन्होंने क्या निकालने को बोला लास्ट में? हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द बॉल हैव व्हेन द बॉल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जब होगी तो पूरी की पूरी एनर्जी उसकी बॉल की किसकी वजह से होगी? उसकी रिलेटिव हाइट की वजह से, कि इससे ऊपर अब बॉल नहीं जाएगी। अब वो जाएगी तो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगी। तो इस पोजीशन पे मुझे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या आपको सिंपल अप्लाई करना है? एम जी एच। एम आपने लगाना है हमेशा केजी में, ग्रेविटी की वैल्यू 10 दी होगी आपको, अगर नहीं दी तो 9.8 पुट करिए, और हाइट भी आपको दे रखी है 10। क्या आंसर आपका आ जाएगा? 20 जूल्स। कह रहे हैं कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, अब इसकी हाइट मान लीजिए कि h है, h हाइट पर है वो। अगर इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ेगा? यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियस इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे? वेलोसिटी पे डिपेंड होती है। अगर आप फॉर्मूला लिख दो m इंटू जी इंटू एच, यानी कि मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। मास तो ऑब्जेक्ट का कभी चेंज होता नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है अर्थ की। डिपेंड किस पे कर रहा है? ओनली हाइट पे, यानी कि हाइट अगर चेंज होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ सकती हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि जो अर्थ के सरफेस के अलोंग ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कह रहा है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी? वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से बढ़ेगी। पहले हाइट आपकी कम थी, अब हाइट आपकी ज्यादा हो रही है। तो जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का मल्टीपल भी बढ़ेगा, यानी कि अगर पहले 2 होगा तो फिर बाद में अगर 4 मीटर हो गया तो 4 के अराउंड ये mg मल्टीप्लाई होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो हाइट इंक्रीजेस, potential energy is also increases in vertical direction if the object moves in vertical direction. I hope कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, मैकेनिकल एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसका कंजर्व होना कि मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना हो। जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बाद भी उसकी एनर्जी कंजर्व रहे, यानी जितनी थी वो उतनी ही बनी रहे। चलिए, इसे हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रखा हुआ है पॉइंट ए पर, यहाँ पर आप देख रहे हो, और इसकी हाइट कितनी है, ये आपको स्मॉल एच जो कि ग्राउंड से हाइट मेजर करी हुई है। ठीक है, अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बी दिया हुआ है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेक करनी है कि वो कितनी है। चलो स्टार्ट कर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसे एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें लगने वाला फोर्स विच इज इक्वल टू mg, और जो इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि उसकी हाइट mgh, तो इसको हम लिख सकते हैं mgh। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होता है, आपने पहले ही पढ़ा है, जब बॉडी में मोशन आता है, मोशन की वजह से जो भी एनर्जी उसमें आएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी लाएगी। लेकिन यहाँ पॉइंट ए पे टाइम जीरो है, तो जीरो टाइम में क्या किसी बॉडी में मोशन हो सकता है, नहीं। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा क्या है, जीरो। जब आपकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो ये ए पॉइंट है ना इसको, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ mv²। अब आपकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलिए इनकी वैल्यू लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है, mgh। काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है, जीरो। ऐड करोगे तो क्या आएगा फाइनल, mgh। ये पॉइंट ए के लिए बात आ गई कि यहाँ पर मेरा मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgh। चलिए अब पॉइंट बी की तरफ देखते हैं। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ देखने से पहले हमें एक दो टर्म है जिसे और समझना है। देखो आपने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा ही था, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, देख, जैसे ही ये बॉक्स नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जीरो से कुछ वैल्यू इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है जब वो ए से बी पॉइंट पे फ्री फॉल की वजह से आ रहा है। दूसरा, इसके ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी चेंज हो रहा है, पहले ये एच हाइट पे था, एच से वो कहां पर आया है, एच डैश हाइट पे, ठीक है, ग्राउंड से। तो यहां से यहां तक का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर मैं इस पूरे हाइट में से इस वाले हाइट को माइनस कर दूंगी तो मुझे ये हाइट अपनी पता चल जाएगी, और इस हाइट की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एच डैश। ठीक है, एक और चीज कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो ए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में। ठीक है, तो आपने ए की जगह क्या लिखना है, जी, तो यू प्लस जी टी। अब हमारी वेलोसिटी कितनी है, देखो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी तो अभी चलनी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो यहाँ पर जो u था वो मेरा जीरो था। यहाँ पे मुझे v की कुछ वैल्यू रही होगी क्योंकि अब इसमें मोशन आ चुका है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है और ये किस स्टेप में आ गई, gt। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई मेरी, g इंटू टी के बराबर। ये फर्स्ट पॉइंट आपने अपने ब्रेन में रखना है। दूसरा, यहां से यहां तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अब हम ये निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे, बट मैंने क्या कहा, ए की जगह आपको क्या लिखना है, जी, हाफ जी टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी, तो ये पूरा टर्म आपका जो था वो क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर। अब एस, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है आपका, एच माइनस एच डैश। चलिए लिखिए, एच माइनस एच डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको रीअरेंज करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे तो ये इधर ले आओ। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, माइनस एच डैश इज इक्वल टू माइनस एच प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद माइनस ऑन बोथ साइड। जब आप यहां पर भी माइनस से करो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एच डैश। ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस एच, और ये प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने आगे पॉइंट बी पर जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तब इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने पॉइंट बी पर। एट पॉइंट बी, यहाँ पर हमें निकालना है अपना मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर जब आप निकालोगे तो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने जो हाइट लेनी है वो ग्राउंड से लेनी है, ये वाला डिस्टेंस है, ये जो h माइनस एच डैश है ये नहीं लेना है, आपने ग्राउंड से हाइट लेनी है। तो अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी
एच डैश, राइट। पॉइंट बी पर इस बॉक्स की हाइट जो ग्राउंड से है वो कितनी है, एच डैश की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे अब इस एच डैश की जगह आप लिख सकते हो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। चलो एम जी एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा आपका, एम जी एच माइनस हाफ एम, ये एक जी ये दूसरा जी, आपका जी स्क्वायर हो गया और टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर जो हमने v लिखा था, v इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हाफ एम, v की जगह आप क्या डालोगे, जी टी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, हाफ एम जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। चलो अब हमें क्या निकालना है इसके बाद हम जो निकालेंगे वो होता है मैकेनिकल एनर्जी, राइट। कि मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल जो है क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आई थी, एम जी एच माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस प्लस में जब वैल्यू इक्वल होती है कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पे कितनी आई, एम जी एच, ठीक है। सेम आपकी पॉइंट ए पर कितनी थी मैकेनिकल एनर्जी, एम जी एच, यानी ए पर भी वैल्यू एम जी एच रही और बी पर भी वैल्यू कितनी रही हमारी, एम जी एच। तो यानी कि ये वैल्यू क्या रही आपकी, कंजर्व रही, यानी कि बॉक्स जब ऊपर से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्री फॉल में गिरता है तब भी उसकी एनर्जी क्या रही है, सेम रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इस केस में सिंपल भाषा में अगर हम समझें, तो अगर मैं कहूं, ठीक है, कि पॉइंट ए पर जो एनर्जी थी मैकेनिकल एनर्जी थी वो 30 जूल थी, ठीक है। पॉइंट ए पे क्या है, 30 जूल की एनर्जी है, मान लो 30 जूल की एनर्जी से ये बॉक्स नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। यहां से आपकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 30 जूल के बराबर होगी, क्योंकि पॉइंट ए में आपने क्या पढ़ा कि पूरी पूरी एनर्जी कौन दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी के लिए, 30 जूल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। अब यहां से जब वो ए से बी पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि इसकी कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में मान लेती हूँ कि मेरी 20 जूल रह गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब आप फिर से यहाँ पर अपनी मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक निकालोगे, तो यहाँ पर भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, 20 प्लस 10 करोगे तो 30 जूल ही आएगी, ठीक है। यही ये बताना चाहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो उस सिस्टम की कंजर्व रहती है, ठीक है। दूसरा, ये कंजर्वेशन में जो डिफरेंस आ सकता है वो किसकी वजह से आ सकता है, वो फ्रिक्शन फोर्स की, एयर फ्रिक्शन की वजह से, या किसी तरह की रेजिस्टेंस फोर्स की वजह से आ सकता है। अदरवाइज जो सिस्टम में अपनी एनर्जी रहती है वो हमेशा जो होती है कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी 30 जूल थी, जब बी पॉइंट में गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, जब आपने टोटल किया तब भी वो 30 जूल ही रहेगी, ठीक है। चलो अब ये जो हमने ड्राइव किया था इसमें भी हम देख लेते हैं। देखो पॉइंट ए पर आपका कितना था पोटेंशियल एनर्जी, mgh था, मैकेनिकल एनर्जी भी कितना आया आपका, mgh, ठीक है। पॉइंट बी पे भी आपका मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, mgh, यानी कि हर पॉइंट पे आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू थी वो कंजर्व रही, जैसे यहाँ पे 30 जूल था तो यहाँ पर भी 30 जूल आए। अब देखो जो फर्स्ट वाला था उसमें आपकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh आपने निकाली थी। सेकंड वाले को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किस वैल्यू से घट रही है, हाफ एम, जो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पॉइंट बी पर निकाला था वो आपकी कम हो रही है ना, टोटल एम जी एच थी, कितनी कम हो रही है, हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इतनी वैल्यू से मेरी कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी वैल्यू से बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ए पर 0 थी लेकिन बी पॉइंट पे वो हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी जितनी वैल्यू से पोटेंशियल एनर्जी घट रही है उतनी ही वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो आपकी कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर इन्होंने एक पेंडुलम का और एग्जांपल दिया हुआ है। पेंडुलम को देखिए, एक पर्टिकुलर हाइट, जब एच हाइट पे आप खींचोगे उसके बाद आप इसे छोड़ोगे, ठीक है, रिलीज करोगे तो क्या होगा, वो यहाँ से पहले वो क्यू पॉइंट पे जाएगा, क्यू से अगेन वो आर पॉइंट पे जाएगा। ये जो पी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। एच हाइट क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जाता है फिर वो रुक जाता है, फिर अगेन वो अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे बॉब रुक जाएगा, ठीक है, और वापस अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, यहाँ पर इसकी सारी एनर्जी किसकी वजह से होगी, ठीक है, एक हाइट की वजह से, और वो रुक गया, स्टॉप कर गया, तो सारी एनर्जी किसकी वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। क्यू पर क्या होगी, आपकी हाइट 0 होगी, तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। फिर अगेन यहाँ पर हाइट वापस आने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन का, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, लेकिन क्या बॉब हमेशा ये यहाँ पर ऑसिलेट करता रहेगा, नहीं, एक टाइम पीरियड आने पर ये धीरे धीरे रुक जाएगा। तो उसके रुकने का कारण क्या है, रुकने का कारण हो सकता है कि भाई जो हमने यहाँ पे फिक्स करा है उसमें कुछ रेजिस्टेंस हो, और एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्सेस तो है ही इन्हें रोकने के लिए, तो वो धीरे धीरे इनके अगेंस्ट वो एनर्जी क्या होती है, कम होती रहती है और बॉब रुक जाता है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको बस ये याद रखना है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगी तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है, और जब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर होगी तो सारी की सारी एनर्जी जो होती है बॉब में, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। चलो इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट एच, ठीक है। अब वो स्लाइड के बॉटम में पहुंचा है यहाँ पर, तो आपको पता है कि जब हाइट पर होगा तो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, mgh, क्योंकि अभी तो स्लाइड स्टार्ट नहीं हुई है, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जैसे ही बच्चा मोशन में आएगा, मूव करेगा, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। आपको निकालनी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे सारी की सारी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो इसे मैंने रिवर्स करके लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखे हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी लिखे mgh, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू यहाँ पर हाफ जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन v² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, नाउ v इज इक्वल टू रूट 2gh, सिंपल है। g आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा, h की अगर आपको हाइट दी होगी तो आपको वो लिखना है, और आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी कि बच्चा किस वेलोसिटी से वो झूले में टॉप से। टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है, देखो किस काम को हम कितने टाइम पीरियड में कर पाते हैं, बस वो हमारे पावर कहलाता है, सिंपल सा है। कि मान लो ये स्टेयर्स है, आपको ऊपर चढ़ना है, आपको ऊपर चढ़ने में अगर मान लो एक पर्सन है, ए नाम रख लेते हैं उसका, ठीक है, ए स्टेयर्स में ऊपर तक जाने में 50 सेकेंड्स का टाइम लेता है, राइट, और बी उसी काम को करने में 45 सेकेंड्स ले रहा है, तो किसने कम टाइम लिया, ऑब्वियस है बी ने कम टाइम लिया, काम तो सेम था, नीचे से ऊपर जाना था स्टेयर से, तो जिसने टाइम कम लिया है उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। पावर होती क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि हम काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, वही उसकी पावर कहलाती है। क्योंकि पावर जो वर्क डन है उसको टाइम डिवाइड कर रहा है, तो टाइम आपका जितना कम होगा पावर उतनी ही आपकी ओवरऑल ज्यादा होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको शो किससे करते हैं, कैपिटल पी से शो किया जाता है, ठीक है। वर्क डन के लिए आप कैपिटल डब्ल्यू यूज करते हैं और टाइम पीरियड के लिए स्मॉल टी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, ठीक है। अब वर्क डन है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एसआई यूनिट इज जूल। टाइम पीरियड, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड, देन इट विल बी जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड की जगह आप कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हो, ठीक है। SI unit of power is SI unit of power is watt, ठीक है। 1 watt is equal to 1 joule per second। डिफाइन 1 watt आएगा तब भी आप कर देना, when 1 joule of work is done in unit time, कि भाई एक सेकंड में 1 जूल का काम हो रहा है, ठीक है, उस पावर को हम कहेंगे कि 1 watt का वर्क हुआ यहाँ पर। कि अब इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, आपको ये भी ध्यान, 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 746 वॉट, ठीक है। ये आप सिंपली बस याद कर लो, ज्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है।
अब इससे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसमें 2 टाइप में आ सकते हैं या 3 टाइप में। एक तो सिंपली पूछ लिया जाएगा कि भाई आपको दे दिया होगा कि वर्क डन, आपको सिंपली दिया होगा कि 1000 जूल वर्क कर रहा है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, और टाइम कितना ले रहा है इस काम को करने में, 10 सेकेंड्स। तो इसकी पावर कितनी हुई, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम है। वर्क डन हमारा कितना है 1000, टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 100 वॉट, ठीक है। सिंपल सा था। सेकंड सेकंड जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक वेट लिफ्टर है, वो 75 केजी का वेट जो है अपलिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, ठीक है। हाइट कितनी दी है हमें 2 मीटर और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड्स। तो गिवन टर्म लिख लेते हैं। तो जो वेट लिफ्टर है, जो वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उनका वेट कितना है 75, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है हमें, ओके, जो वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका मास कितना है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। मास आपको गिवन है इज 75 केजी, राइट। कितना उठाना है, हाइट कितनी दी हुई है, वो कम से कम 2 मीटर तक उसे उठाएंगे, ठीक है। और ऐसा करने में टाइम कितना ले रहे हैं 5 सेकेंड्स, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। 75 केजी, 2 मीटर, 5 सेकेंड, और हमें उस वेट लिफ्टर की पावर बतानी है, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ वेट लिफ्टर, क्वेश्चन मार्क। देखो, अब हमें ये पता है कि हम क्या निकालते हैं, वर्क डन टू टाइम, ठीक है। इस रेशियो को निकालेंगे तो हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है आपको वो भी देखना है। देखो, यहाँ पर मास है, हमने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो उसमें डिफॉर्मेशन हो या उसको एक रिलेटिव हाइट पे उठाया जाए, ठीक है। तो उसमें जो एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। किसी भी चीज की रिलेटिव पोजीशन की वजह से या उसमें डिफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो है वेट लिफ्ट, जो वेट उठाया जा रहा है बाय वेट लिफ्टर, ठीक है, तो इसमें वेट लिफ्टर में जो एनर्जी आ रही है वो क्या आएगी, किसकी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। और एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू किसके होता है, वर्क डन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जितना काम, जो एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम एनर्जी कौन सी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। मास कितना है आपका 75 केजी, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेंगे हम 10, और हाइट कितनी दी है हमें 2 मीटर, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ गई आपकी 1500 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन, कि इतना काम हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन टू टाइम टेकन, ठीक है। वर्क डन कितना हो रहा है हमारा 1500 जूल्स, टाइम टेकन कितना है हमारा 5 सेकेंड, ठीक है। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 300 जूल पर सेकेंड, क्या होता है वॉट, ठीक है। तो पावर की वैल्यू, आपकी पी की वैल्यू कितनी आ गई 300 वॉट, इतनी पावर वेट लिफ्टर ने लगाई थी टू अपलिफ्ट द वेट फॉर हाइट ऑफ 2 मीटर, ओके। तो ये एक ये टाइप आ गया। अगला एक और, क्योंकि एग्जांपल आप सॉल्व करोगे आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कार है, ठीक है, अ कार ऑफ मास 1000 केजी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रीचेस अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम गिवन टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकेंड, मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ कार इज 1000 केजी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वो कितनी वेलोसिटी उसकी गेन हो रही है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको याद रखना है किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप 72 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, ठीक है। 18 जो होता है वो 72 का मल्टीपल है, 4 पर आएगा, 4 5 20, आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ज्यादातर आपको जब कन्वर्जन आती है, ठीक है, अभी क्लासेस में, तो ज्यादातर आपको ये जो नंबर दिया होगा वो 18 का मल्टीपल ही होगा, तो आसानी से निकल जाता है। और जो भी जिस नंबर जो भी 18 का मल्टीपल होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड का। चलिए, उसके बाद हमारा टाइम कितना लगा है, ठीक है 10 सेकेंड्स, ठीक है। इस वेलोसिटी को अचीव करने में इंजन को टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज 10 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, इंजन की पावर।
अब यहाँ पर देखो, वहां तो हमने पोटेंशियल एनर्जी से निकाला था, बट यहाँ पे तो अब कार कोई हवा में तो नहीं जाएगी, ठीक है, कार जो है वो रेस लेकर आगे बढ़ेगी। अब इसमें क्या है, हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी और मास से हम क्या निकाल सकते हैं, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी भी किसके इक्वल होगी, वर्क डन, क्योंकि एनर्जी और वर्क के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। मास आपको कितना है, 1000 kg, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और u की वैल्यू क्या है, 0। कैलकुलेट कर लो आपका, 2 से कैंसिल आउट करोगे 500, ठीक है, इनटू ये तो 0 हो गई आपकी वैल्यू, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, 4 5 20, 4 0 और लगा दो, 2 3 4, ठीक है। आपका ये कितना बन गया, 2 लाख जूल्स, ठीक है। तो वर्क कितना आया हमारा, 2 लाख जूल। हमें निकालना क्या है, पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क इज 2 लाख जूल डिवाइडेड बाय टाइम इज 10 सेकेंड। तो पावर कितनी आई उस इंजन की, 20,000 वॉट, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, या तो वर्क डन आपको डायरेक्टली दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिया होगा, वो नहीं दिया होगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लगा है तो आप mgh यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी लगा है तो आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करोगे। अगर एक ही वेलोसिटी आपको दी हुई है तो आप हाफ एम वी स्क्वायर यूज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स में हमारी क्या आती हैं, जैसे कि हमारा पुली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, या लीवर हो गया। इनका काम क्या होता है, देखो हम अपने वर्क को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन उस वर्क को करने के तरीके, जैसे कहते हैं ना हम स्मार्ट वर्क करते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। तो यहाँ पे जो मशीन्स है उससे हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, यानी कि अपने एफर्ट को थोड़ा कम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा काम आसानी से, लेकिन काम कंप्लीट हमें यहाँ पर करना ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या तो उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर दें या फिर उसकी मैग्नीट्यूड कम कर दें, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करो या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, और इसी को यूज करते हैं हम सिंपल मशीन्स में, ताकि हम स्मार्ट वर्क कर सकें। इसमें आपको 2-3 टर्म है जो अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट आता है आपका एफर्ट। एफर्ट क्या है, यानी वो फोर्स जो हम मशीन पर लगा रहे हैं। जैसे ये पुली का एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये गर्ल है जो कि डायरेक्टली इस फोर्स को, इस लोड को खींचने की कोशिश कर रही है। तो जो फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा रही है इस रोप पर, इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, वो क्या कहलाएगा, एफर्ट कहलाएगा। और जो इस ऑब्जेक्ट का वेट हुआ, जो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। बट जब एक सिंपल मशीन यूज कर दी जाती है, जैसे कि पुली है, ठीक है, इस पुली का काम क्या है, ये पुली जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, डज नॉट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो जितना ये फोर्स नीचे लग रहा है, लोड लग रहा है, इसको रिड्यूस नहीं कर रही, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ आपने सीधा डायरेक्टली आप ऊपर की तरफ खींचते हो किसी चीज को, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, आप ज्यादा टायर्ड हो जाओगे। बट जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, पुली की वजह से हमें डायरेक्शन का बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हम इसे खींचने में आराम रहता है, हम कंफर्टेबली इसे खींच सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है खींचने के लिए। इन केस ऑफ पुली, जो लोड और एफर्ट होता है वो दोनों इक्विवेलेंट होता है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी हेल्प हो जाती है कि हम नीचे की तरफ आराम से किसी चीज को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रहा, बस हमें डायरेक्शन की वजह से हम उसे आराम से खींच सकते हैं। इतना ही करना है आपको पुली में। चलिए, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, अगर ये पर्सन है, ठीक है, ये इस बॉक्स को उठा के अगर इस ट्रक की ट्रॉली में डाल रहे हैं, तो इन्हें बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि ये काफी हैवी होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन यूज करा, जिसे अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर जब ये बॉक्स को स्लाइड करेंगे, तो कम एफर्ट्स के साथ इस लोड को ये यहाँ पर ट्रांसफर इजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए यहाँ पर आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने इंक्लाइन प्लेन यूज करा है। ये कार्ट है आपका, और ये स्प्रिंग बैलेंस लगा है, और स्प्रिंग बैलेंस में आपको इसका वेट इजिली शो हो जाएगा। तो जब आप इस केस में देखोगे, जहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो कम है, और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन की लेंथ ज्यादा है, ठीक है। ऑल्दो जो एंगल है वो 3 बुक्स की हाइट से ही बनाया हुआ है, तो एंगल दोनों का सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, लेंथ आपकी ज्यादा है।
तो इस केस में आपका जो यहाँ पे इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेट आपको कम शो करेगा, यानी कि एफर्ट आपको कम लगाना पड़ रहा है, आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है ड्यू टू यूजिंग दी स्मॉल मशीन्स या सिंपल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज इसमें याद रखिएगा, इंक्लाइन प्लेन में एक तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा मिलेगा। दूसरा, जितना इसका एंगल कम होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। अगर 3 की जगह जाए यहाँ पे एक 4 बुक्स और बढ़ाए थे और ऊंचा और ज्यादा ही हो जाता, तो एंगल क्या होगा आपका, बड़ा हो जाएगा ना, तो वहां पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है। तो लेस एंगल, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में, एंड मोर लेंथ, ये दोनों आपको क्या देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को इजीली वहां से स्लाइड करके अपने लोड को ऊपर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, प्लेन पे हम यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये बॉक्स है, मैंने स्मार्ट वर्क करने के लिए इंक्लाइन प्लेन लगाया ताकि मेरा एफर्ट कम हो जाए, मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिले और मैं इजिली इस बॉक्स को यहाँ पर पहुंचा सकूं, राइट। मान लो मेरा एफर्ट जो है वो कितना है, एफ डैश है, एफ डैश एफर्ट है, और लेंथ कितनी है मेरी, एल। ठीक है, तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं बॉक्स को यहाँ पर पहुंचा दूं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, यही पढ़ते थे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मेरा फोर्स क्या है, जो मेरा एफर्ट है वो एफ डैश है, तो एफ डैश लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो इनटू एल। अब मैंने इतना काम किया और इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर पहुंचाया। आपने एक और चीज पढ़ी है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी ना, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अब जो मैंने इस पर इतना काम किया, तो ये सारा का सारा वर्क मेरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। ठीक है, अब ये स्टोर्ड हो गया तो ये कौन सी एनर्जी होगी, देखो, जब रिलेटिव पोजीशन होता था तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये सारा का सारा इस बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम, जहां पे एम मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी ग्रेविटी है, और एच क्या है, हाइट है, तो सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच। अब इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ, एफ डैश इंटू एल इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, चलिए अब इसे रीअरेंज कर लेते हैं हम, यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं, एफ डैश बाय एम जी इज इक्वल टू एच बाय एल। ठीक है, अगेन इसे आप रिवर्स कर लीजिए, एम जी बाय एफ डैश, ठीक है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एल बाय एच, यहाँ पे कैपिटल एल लिखना था, मैंने गलती से स्मॉल एल लिख दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब mg क्या है, mg मेरा लोड है, राइट, जितना उस बॉक्स का वेट था वही तो ये mg कहलाएगा, तो mg क्या हो गया मेरा, लोड, और एफर्ट मैंने कितना दिया था, एफ डैश के बराबर, तो ये कितना हुआ मेरा एफर्ट, और ये किसके बराबर है, एल बाय एच के। ठीक है, और इसे ही को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो, इससे आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, इंक्लाइन प्लेन का लेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी न्यूमरेटर की, मैकेनिकल एडवांटेज की भी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। और हाइट, हाइट जितना ज्यादा होगा, तो मेरे जो वैल्यू है जिससे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ वो कम हो जाएगी ओवरऑल, तो जितना एच ज्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज मेरा उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट ज्यादा होने से क्या होगा, इसका एंगल भी बढ़ जाएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और हाइट कम होनी चाहिए, और इन दोनों की वजह से क्या बनेगा, ये एंगल, अगर हाइट ज्यादा, अगर एंगल के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भाई एंगल, तो एंगल भी क्या होना चाहिए, कम, हाइट कम तो एंगल भी कम, तभी आपको इंक्लाइन प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। हमारी सिंपल मशीन है लीवर, ठीक है, लीवर में आपको तीन चीजें आपको ध्यान से देनी है। लीवर क्या होता है, लीवर एक सिंपल सा रिजिड बार है, ठीक है, एक रिजिड बार कह सकते हो आप, या फिर एक रॉड कह सकते हो, एक स्केल की तरह कोई चीज हो सकती है, उसे हम एज अ लीवर यूज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर एक पेंसिल रखी है, ठीक है, पेंसिल के ऊपर आपने स्केल को सेट किया है, और उसके एक साइड पर आप स्टेपलर रख रहे हो और दूसरे एंड पर एक इरेजर रख रहे हो, और दोनों को बैलेंस कर रहे हो। डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ये जो पेंसिल है ये स्टेपलर के ज्यादा पास है, यानी कि स्केल के कम डिस्टेंस पे आपका स्टेपलर रखा हुआ है और ज्यादा डिस्टेंस पे आपका इरेजर रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये स्केल पर ये दोनों ही चीजें आपस में बैलेंस हो रही है। तो आपको कुछ बेसिक तो समझ में ही आ गया होगा कि क्या रीजन होता है कि ये कैसे बैलेंस होती हैं।
ठीक है। अब ये पॉइंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, कि जहां पर आपका ये स्केल रखा हुआ है और स्केल को आप या तो लेफ्ट लेके जाओ या राइट लेके जाओ, यानी कि दोनों तरफ से कहीं से भी आप लेंथ बढ़ाओ या कम करो, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? फुलक्रम, यानी कि आपका रोटेटिंग पॉइंट, राइट। ये पॉइंट आपका है फुलक्रम। ये पॉइंट जहां पर मैंने एफर्ट लगाया है, ठीक है, तो ये एफर्ट मेरा इरेजर के बराबर का है, यानी कि काफी कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है मुझे, तो ये एंड आपका कौन सा एंड कहलाएगा? एफर्ट। और ये जिस ऑब्जेक्ट को मैंने लिफ्ट करना हो या बैलेंस करना हो, वो क्या कहलाता है? मेरा लोड। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। ये पॉइंट आपका फुलक्रम है, दिस वन इज फुलक्रम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मुझे लिफ्ट करना है, बैलेंस करना है, वो लोड, और दूसरी साइड उसको बैलेंस करने के लिए जो मैं एफर्ट फोर्स लगा रही हूँ वो कहलाएगा एफर्ट। ठीक है, अब हम सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सेकंड डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरह से एक ये रॉड है, ये देखो, ये एक रॉड है, रॉड का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस रॉड को यहाँ पर लगा के इस स्टोन को अपलिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से नीचे से लेकर इतना ऊपर तक हम लेके गए हैं। ये डिस्टेंस मेरा क्या कहला रहा है? D2। और सेम जो मेरी रॉड ऊपर थी, मैं एफर्ट नीचे की तरफ लगाऊंगी ना, पुश उसको नीचे की तरफ करूंगी, नीचे की तरफ धक्का दूंगी, तो क्या होगा? ये रॉड यहाँ से अब यहाँ आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या कहला रहा है? D1। ठीक है, और ये पॉइंट जहां से आप अपने लीवर को रोटेट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर, इसमें देखो, इसमें आप लेफ्ट राइट कर सकते थे, इसमें आप क्या कर सकते हो? ऊपर कर सकते हो और नीचे कर सकते हो। तो ये पॉइंट जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा? रोटेटिंग पॉइंट, फुलक्रम, राइट। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस फुलक्रम से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? एफर्ट आर्म। और इस पॉइंट तक से लोड तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? लोड आर्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि लोड आर्म क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, और फुलक्रम क्या होता है। अब देखो, लीवर का मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किस बेसिस पे काम करता है? हमें हैवी लोड उठाने के लिए भी कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, देखो, लीवर में होता क्या है, जो हम एक एंड पे वर्क कर रहे हैं वो दूसरे एंड के वर्क के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लोड साइड में जितना वर्क कर रही हूँ, वो वर्क ट्रांसफर होके, ठीक है, दूसरा जो एफर्ट साइड है उसके वर्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर मेरा जो वर्क होगा वो कितना होगा? मान लो यहाँ पे मैंने जो फोर्स लगाई थी लोड की तरफ, वो क्या है? F2। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ये? D2, लोड साइड। अगर हम बात करें एफर्ट वाली साइड की, तो फोर्स कितना है हमारा? F1। और डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है ये? D1। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या कहलाता है? आपका वर्क डन। तो वर्क डन एट द लोड साइड इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन एट द एफर्ट साइड, अगर आपको किसी चीज को लिफ्ट करना है, और यही लीवर का बेसिक मेन कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, यहाँ पर इन्होंने एक और एक्टिविटी भी दे रखी है। ठीक है, इस एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो कि एक स्केल यूज किया गया है, इस स्केल को यहाँ पर इस थ्रेड से इस स्केल के थ्रू हैंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप दो कप्स देख रहे हो, राइट, जैसे हम बचपन में खेलते थे और वो बैलेंसिंग कप वगैरह बनाते थे, बैलेंस करते थे और अपनी चीजें डाल के और बैलेंस करते थे। यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ये जो बैलेंसिंग हो रही है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे? फुलक्रम, क्योंकि इसी से हम अपने कप्स को बैलेंस करने के लिए उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कहा क्या गया है, मान लो कि इस कप में आपने एक कॉइन रखा, मान लीजिए 5 रुपीज का कॉइन रखा, ठीक है, इसमें भी आप एक अपना 5 रुपीज का एक सेम कॉइन इसमें भी डाल दीजिए और इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। आपने नोट कर लिया कि यहाँ से स्केल की डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। देन आपने क्या करना है, इस कप में एक और ऐसा ही सेम एक और 5 रुपीज का कॉइन डालो। ऐसा करने पर क्या होगा, आपकी स्केल जो अभी बैलेंस थी वो एक तरफ झुकनी शुरू हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, है ना। फिर आपने क्या करना है, इस वाले थ्रेड को धीरे 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 इधर फुलक्रम की तरफ लाना है, ठीक है, जिससे कि ये दोबारा बैलेंस हो जाए, राइट। तो जितना आप फुलक्रम के पास, जितना आप इसमें लोड बढ़ाते जाओगे, तो आपको अपने लोड वाली साइड फुलक्रम के उतनी ही पास रखनी पड़ेगी। ऐसा करने पर आप अपने इस बैलेंसिंग कप को बैलेंस रख पाओगे। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? देखो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लोड लगा रहे हो और ये क्या है? आपका एफर्ट है। ठीक है, ये मेरा था लोड। तो लोड इनटू लोड आर्म, right, is equivalent to effort into effort arm।
यानी कि हम आर्म लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक हम नोट करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, जब ये लोड इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो कि लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, और लोड बाय एफर्ट क्या होता था? मैकेनिकल एडवांटेज, राइट? यही आपने इंक्लाइन प्लेन में भी पढ़ा था, क्या कहते हैं इसे? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो यानी कि जब एफर्ट आर्म जो है उसकी लेंथ ज्यादा होगी और लोड आर्म की लेंथ कम होगी, ठीक है, तभी तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। चलो अपने पिछले केसेस में आप दोबारा से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एफर्ट आर्म की लेंथ देखो कितनी ज्यादा है और लोड आर्म की लेंथ कम है, राइट? तो जब आप ज्यादा वाले को कम वाले से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर तो बड़ा ही मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा? 3। अब इस स्केल वाले में भी देखो, एफर्ट आर्म की लेंथ आपकी ज्यादा है और लोड आर्म की लेंथ क्या है आपकी? कम है। यही मैकेनिकल एडवांटेज हमें इस लेंथ की वजह से मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इतने हैवी स्टेपलर को भी इतने लाइट इरेजर से बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लीवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि लीवर किस पे बेस्ड होता है? आर्म लेंथ ऑफ द लीवर। ठीक है, तो यही चीज आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, यानी एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। देखो लोड और एफर्ट, ठीक है, ये आपको पता है, ये लोड बाय एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। जब आपको याद करना हो अपना इस लीवर के लिए तो आपको क्या करना है, लोड की जगह एफर्ट आर्म कर देना और एफर्ट की जगह लोड आर्म कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, L1 बाय L2 से शो किया हुआ ऐसे। चलो अब आगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं टाइप्स ऑफ लीवर में, जिसमें क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें फुलक्रम या एफर्ट या लोड की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो आपको कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसको याद रखने, जैसे टंग, सीजर, क्रोबार, ठीक है, प्लायर्स, बैलेंस, स्केल, सीसॉ। तो क्लास सेकंड में कहाँ पे जाएगा? तो ये इसका फुलक्रम पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, लोड आपका कहाँ जा रहा है? सेंटर में। एफर्ट आपका कहाँ लग रहा है? तो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका लोड हो गया और ये आपका एफर्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम फुलक्रम इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? फुलक्रम है। ठीक है, तो लोड आपका कहाँ जा रहा है? इस एंड पॉइंट पे आपका लोड जा रहा है। एफर्ट आप कहाँ लगा रहे हो? इस पॉइंट पे लगा रहे हो। टाइप में क्या है, या टोंग या ट्वीजर टाइप की यूज की जाएगी चीजें, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? फुलक्रम पॉइंट आएगा। ठीक है, लोड आपका कहाँ आ रहा है? एंड पर आ रहा है और एफर्ट कहाँ लग रहा है आपका? मिड में। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन डायग्राम्स को ध्यान में रखना है। देखो मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया है, क्लास 1 के ये रहे आपके टोंग, सीजर, क्रोबार, जिससे आप अच्छे से आपको ध्यान रहे कि आपका लोड कहाँ लग रहा है, फुलक्रम कहाँ है और एफर्ट कहाँ है।